आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से अभी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। सबसे पहले कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर है 6 फरवरी को। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, एक एक टॉपिक में आपको निपटाते जा रहा हूँ। कंप्लीट मैंने करा दिया है। व्याकरण में आपके क्या है, काव्य बोध भाषा बोध रह गया है, तो अभी हम क्या है काव्य बोध कंप्लीट कर रहे थे। ओके, तो काव्य बोध में दोस्तों आपका आना क्या क्या है, तो काव्य बोध में मैंने आपके जितने टॉपिक आने हैं वो आपकी 7 टॉपिक आने हैं। ओके, तो पहला कौन सा टॉपिक है, काव्य के भेद प्रबंध का मुक्तक का। दूसरा है टॉपिक रस। तीसरा अलंकार। अलंकार में कौन सा अलंकार तैयार करना है, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, सांगरूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। केवल 5 आप तैयार करिएगा, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, इसी प्रकार से 2 नंबर आपके रस से पक्के हो जाएंगे। एक आध प्रबंध का मुक्तक आपसे भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा छंद हमारा सोठा, कवित, सवैया, रुबाइयां। 4 छंद पढ़िएगा, यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। शब्द शक्ति, शब्द गुण, बिंब विधान, ये 7 टॉपिक है, इन्हें पढ़ लेते हैं। आपके 10 नंबर का आपका रहने वाला है काव्य बोध से, 9 से 10 नंबर का, तो आपके ये पूरे फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो मैं सीधे में आपको टॉपिक पढ़ा दे रहा हूं। आप लोग कहते हैं सर मोस्ट बताइए, जब इतना सब जब क्वेश्चन फिक्स हैं, 7 तो आपके टॉपिक ही हैं, पूरा टॉपिक का टॉपिक पढ़ लें तो इसी से आपके वस्तुनिष्ठ बन जाएंगे, इसी से आपसे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, इससे बाहर क्या जाने वाला। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें 100% रहेगा, इसलिए तो मैं कह देता हूं कि मैं आपकी 100% गारंटी लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पूरा आपको सिलेबस बता रहा हूं। ओके, तो काव्य बोध का दोस्तों पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको काव्य के भेद प्रबंध का मुक्तक काव्य के बारे में समझा दिया था, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाला है, और उसका आंसर भी आपको समझा दिया था। ओके, रस पूरा समझा दिया, 10 के 10 रस समझा दिए थे ट्रिक के साथ। एक एक याद करना, रस की परिभाषा 10 की 10 परिभाषा हो जाएंगे। ओके, और साथ ही आपके उदाहरण सहित समझा दिए थे। ओके, और रस के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते वो भी समझा दिए थे। ओके, अब केवल आपके रह गए अलंकार, छंद, शब्द गुण, शब्द शक्ति, बिंब विधान। ये टॉपिक आपके रह गए थे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। पहले हम अलंकार देखेंगे, फिर छंद देखेंगे, फिर शब्द शक्ति, शब्द गुण, बिंब विधान से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ओके, और क्रम से हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तो वीडियो लाइक कर दिया और सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलंकार। ओके दोस्तों, अलंकार पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में मैंने दिया है। आसान उदाहरण भी आपको देने का प्रयास किया। ओके, मैंने जब पूरा एनालिसिस किया, कई सारे उदाहरण पढ़े, जो मुझे सबसे आसान लगा है और जो मुझे भी याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार क्या है? ओके, तो सांग रूपक अलंकार की आपको परिभाषा लिखनी है। पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। ओके, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 2 नंबर में। ओके, तो क्या है सांग रूपक अलंकार की परिभाषा? जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तब वहां सांग रूपक अलंकार होता है। 2-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा, और जब याद हो जाए उदाहरण सहित तो उसे कहा कॉपी में 2-3 बार लिखने का प्रयास करिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से सब आपको तैयार करना होगा। तो क्या है सांग रूपक अलंकार की परिभाषा? जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तब वहां क्या सांग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। ओके, अब उदाहरण की कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं, हाँ ये कि आसान वाला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जैसे लेकिन कुछ आपको रटना ही पड़ेगा। ओके, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिखसे संत सरोज सब हर से लोचन मृग। ओके, ये आपको तैयार कर लेना सांग रूपक अलंकार में। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा नया आया है इस साल। ओके, नया आया है तो हाई चांसेस ये आ सकता है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार अब देख लेते हैं। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा क्या है? जब प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ओके, उदाहरण से समझ लेते हैं। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। ओके, मतलब क्या है कि जो क्या है जान श्याम घनश्याम को मतलब क्या है नाच उठे बन मोर। जो मोर है वो क्या है घनश्याम मतलब बादल को क्या है श्याम समझ लिया, मतलब कृष्ण जी समझ लिया, और भगवान कृष्ण को समझकर वो क्या है नाच उठते। ओके, तो क्या भ्रम हो गया, बादलों को देखकर उन्हें लगने लगा कि भाई ये कृष्ण आ गए, क्योंकि बादल भी काले काले और कृष्ण भी इसमें श्यामले रंग के। ओके, तो उन्हें लगा कि जो बादल हैं ये कृष्ण ही उत्पन्न आ गए हैं। ओके, तो इसलिए वो क्या है इनको कृष्ण समझकर क्या है नाच उठते हैं बन मोर। ओके, मोर नाच उठते हैं, तो यहाँ क्या भ्रम हो गया, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार। चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को। यहाँ तो भ्रम आ ही रहा है शब्द, चंद को क्या है भ्रम हो जाता है, मोद है कुमुदिनी को। इस प्रकार से तो ये आपको याद कर लेना है, ये आपका दिया हुआ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है संदेह अलंकार। ओके, संदेह अलंकार क्या है? जहां में संदेह हो जाए, नाम ही से हमें पता चल जाता है जहां संदेह हो जाए। ओके, जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि वही वस्तु है, वहां क्या है संदेह अलंकार होता है। ओके, याद कर लीजिएगा। जहां रूप रंग गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि वह वही वस्तु है, संदेह अलंकार होता है। ओके, इसमें क्या है अंत तक क्या संशय बना रहता है, ये आपका हो जाता है संदेह अलंकार। ओके, उदाहरण के लिए आपको तैयार कर लेना है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी। ओके, ये आपको याद कर लेना, सबसे आसान है आपका। ओके, और उसमें भी मैंने आपको भ्रांतिमान अलंकार में भी आसान आपको बताए। ओके,
नेक्स्ट है आपका विरोधाभास अलंकार। ओके, विरोधाभास अलंकार देख लेते हैं। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है। विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोध धन आभास। ओके, विरोध और आभास, नामी से विरोध धन आभास। ओके, जहां का विरोध का में आभास होता है वहां विरोधाभास अलंकार होता है। नामी से आप उसकी यह परिभाषा आप लिख सकते हो। ओके, तो क्या है, जहां वाक्य में विरोध होने का आभास प्रकट होता है परंतु विरोध नहीं होता है वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ओके, विरोध आभास मतलब क्या है, जहां वाक्य में विरोध होने का आभास हो लेकिन वहां परंतु वास्तव में क्या है, विरोध ना हो, वहां है विरोधाभास अलंकार होता है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे आपकी जो आत्म परिचय है उसमें ही आपकी लाइन आती है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। नामी से है। दूसरी लाइन में देखिए, शीतल वाणी में आग मतलब क्या है, ठंडी जीव में क्या है, आग की बात, मतलब ठंडे में मतलब शीतल मतलब ठंडा, ठंडे में क्या है, आग की बात की जा रही, मतलब क्या है, विरोधाभास अलंकार हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, या अनुरागी चित्त की गति न समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों जल हुई। श्याम रंग मतलब काले, काले रंग में जैसे जैसे कोई डूबता जा रहा है और वैसे वैसे वो क्या है, उज्जवल होता जा रहा है, मतलब सफेद हो जा रहा है। तो अब इसमें क्या है, विरोध हो रहा है, मतलब उल्टी बात की जा रही है, काले में डूब रहे हैं और सफेद होते जा रहा है। ओके, जैसे तीसरा है, मोहब्बत एक मीठा जहर। ओके, मीठे की बात भी हो रही, जहर की बात हो रही है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिए, एक एक आपको याद कर लीजिए जो भी आपको याद हो जाए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार देख लेते हैं। तो क्या है व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा, जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ओके, एक ही लाइन की परिभाषा है, याद कर लीजिए, जहां उपमेय में उपमान, जहां उपमेय को उपमान से भी क्या है, श्रेष्ठ बताया जाता है वह व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण आपको याद करना है, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। ओके, ये आपका पहला उदाहरण हो जाता है। दूसरा आप तैयार कर सकते हैं, मुख मयंक सो सखी मधुर वचन सब विशेष। ये आपका दूसरा वाला आसान है, इसे आप याद कर लीजिए। आपको कोई भी एक एकदम अच्छे से रट लेना है। ओके, जैसे मुख मयंक सो सखी मधुर वचन सब विशेष। ओके, इस प्रकार से आपके 5 अलंकार है, 5 के 5 अलंकार में बता दिए, परिभाषा बता दी, उदाहरण बता दिए। ओके, सबका आपको परिभाषा तैयार कर लीजिएगा और एक एक उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से 2 नंबर आपके फिक्स रहते हैं। ओके, चाहे आप प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, 5 आपके अलंकार हमेशा बोर्ड सिलेबस में देता है, जहां जिससे एक न एक आ जाता है। ओके, तो 5 के 5 तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं छंद। ओके, छंद पढ़ लेते हैं। 4 आपके छंद, 4 छंद तैयार कर लीजिए। यहाँ से भी आपके 2 नंबर हो जाएंगे पक्के। ओके, अब देख लेते हैं हम छंद। अब जो आपके उदाहरण होते हैं, चाहे छंद के हो चाहे अलंकार के, उनको आपको रटना ही पड़ेगा, चाहे आप खा रहे हो, पी रहे हो, ओके, नहा धो रहे हो। लेकिन अब जो गाना के रूप में जिस प्रकार से आप गाना गाते हैं उसी प्रकार से आपको बार बार छंद पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद हो पाएंगे, मतलब उदाहरण उनके। ओके, चाहे छंद के हो चाहे अलंकार के हो। अब देख लेते हैं हम सोटा छंद। सबसे पहले सोटा छंद की परिभाषा क्या है कि जो छोटा छंद होता है वो दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में, विषम मतलब पहला जो चरण होता है और तीसरा चरण होता है, इसमें 11-11 मात्राएं होती है। सम चरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ओके, जैसे ये आपके ये आपका ये दिया हुआ है उदाहरण, तो इसमें 4 चरण, एक पहला ये चरण हो जाता है, ये दूसरा चरण है, ये आपका तीसरा चरण है, ये चौथा चरण। ओके, तो जो इसका आपका कौन सा आपका हो जाता है विषम चरण, मतलब पहला और तीसरा, जो पहला वाला और तीसरा वाला है इसमें आप गिनेंगे तो आपकी क्या है 11 मात्राएं निकलेगी। जो दूसरा और चौथा मतलब ये आपका सम वाला चरण है, इसमें आपको क्या है 13-13 मात्राएं निकली होंगी, ये आपका होता है। तो इसकी याद कर लेना है कि इसके क्या है पहले और तीसरे चरण में क्या है हमेशा 11-11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13-13 मात्राएं होती है सोटा छंद में। ओके, ये आपकी हो जाती है परिभाषा। उदाहरण आपको याद करना है, जो सुमिरत सीधी हुई गण नायक कवि बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। अगर इससे भी आसान आपको मिला तो आप क्या है सर्च करके आप उसे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप क्लियर कर लीजिएगा जो उदाहरण आप तैयार कर रहे हैं वास्तव में क्या है सोटा छंद का उदाहरण है कि नहीं, क्योंकि कई गाड़ों में देखा है जो उसका उदाहरण भी नहीं होता है वो भी उसे दे दिया जाता है। ओके, तो इसलिए आपको सोच समझ कर याद करना है जो भी आप तैयार कर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम कवित्त छंद। ओके, कवित्त छंद की देख लेते परिभाषा क्या है। तो इसके प्रत्येक चरण में क्या है 31 वर्ण होते हैं, मतलब कोई भी चरण आप गिनेंगे तो 31 वर्ण निकलेंगे पूरी लाइन में। ओके, एक चरण मतलब एक पूरी लाइन एक बार इसमें। ओके, 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। ओके, यति है यहाँ यति होती है। हर चरण का अंतिम गुरु होता है, अंतिम गुरु आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें भी आपको क्या 4 लाइन आपको कम से कम याद करनी ही पड़ेगी। ओके, इसमें 4 लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कहारना, करना पड़े जो आत्म त्याग अनुराग बस, तो तुम हर्ष निज भाग्य की सराहना। तो ये अब मैं आपको 8 लाइन बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये 4 लाइन तो आपको करनी है, 4 लाइन कम से कम आपको लिखनी है, क्योंकि इसमें आपका रूल होता है कि 4 चरण होते हैं, तो कम से 4 चरण तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। ओके, तभी आपको ऐसा नहीं 2 आप चरण लिखाएं, जहाँ 4 चरण होते हैं अगर 2 चरण लिख देंगे नंबर कट जाएंगे। तो चारों की 4 लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, और आप पूरी जब गिनेंगे इसमें आपको क्या है जब इसमें मात्रा गिने वर्णिक छंद है आपका कवित्त छंद, तो इसमें आप जब वर्ण गिनेंगे तो आपके 33 वर्ण निकलेंगे। तो आपको याद कर लेना, इसकी छोड़ आप लीजिए।
बाकी जो आपका उदाहरण है उसके आगे आपकी आज लाइन और दी गई है। प्रीति का लगाना कुछ कठिन नहीं है सके, किंतु है कठिन नित्य नेह का निवारना। चाहना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव उसे, तन मन प्राण से प्रमोद युक्त चाहना। ओके, तो ये आपकी 8 लाइन दी है, आगे की 4 जरूर याद कर लीजिएगा, हो सके तो 8 आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सवैया छंद। ओके, अब जो सवैया छंद है तो सवैया छंद एक इसके अंतर्गत बहुत सारे छंद आते हैं, लेकिन सिलेबस में क्या लिखा है सवैया छंद तैयार करें। तो ओके, तो सवैया छंद की अगर आपसे नॉर्मल पूछे, सवैया छंद के अंदर बहुत सारे छंद हैं। ओके, उसके अंदर भी बहुत सारे छंद आते हैं। तो पेपर में अगर आपसे पूछे जाता है 2 नंबर में सवैया छंद, उसकी परिभाषा लिखिए। तो सवैया छंद की ये परिभाषा है, उदाहरण भी कोई भी आप लिख दीजिए। ओके, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे देख लेते हैं, तो सवैया छंद की आपकी परिभाषा क्या है। सवैया वर्ण छंद होता है, 22 से लेकर अगर 26 वर्णों तक के छंद क्या है, सवैया छंद कहलाते हैं। मतलब ऐसे छंद, ऐसे कोई भी छंद जिसमें क्या है 22 से लेकर 26 वर्ण, 22, 23, 24 या फिर 25 या 26, ये इतने अगर वर्ण आते हैं तो वो हमेशा क्या है सवैया छंद कहलाएगा। इसके कई प्रकार होते हैं, मतलब बहुत सारे इसके अंदर प्रकार होते हैं। मुख्यतः क्या है दुर्मिल और मदगंध सवैया होते हैं, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा हमें मदगंध सवैया और क्या है दुर्मिल सवैया। ओके, तो इसे देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में आपके जो सिलेबस है उसमें क्या है सवैया छंद बस लिखा हुआ है। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप सवैया बस पढ़ के चले जाएं और फिर पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा मदगंध सवैया, तो आप कहेंगे सिलेबस में तो ऐसा लिखा नहीं है। तो ये सवैया लिखा मतलब उसके अंदर वाले भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, पॉपुलर तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, सब ना पढ़े। तो मदगंध सवैया देख लेते हैं। तो मदगंध में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। ओके, वर्ण 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। तो बस आपको इतना बस याद रखना है कि जो मदगंध सवैया है उसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या 23 वर्ण होते हैं। ये इस 2 लाइन याद रखिए, अच्छे से रखिएगा। ओके, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेहु जाहि निरंतर गाते, जाहिर अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बताते, नारद से सुख व्यास रहे पची हारे तहु पुनि पार पावे, ताहि अहिर जो छोइया छैया भरी छाछ पे नाच नचावी। ये आपके दी हुई है, चारों लाइन आपको तैयार करनी पड़ेगी। पेपर में केवल अगर सवैया छंद आता है तो और उसी परिभाषा उदाहरण, तो आपको परिभाषा लिख देनी है और ये उदाहरण लिख देना है। ओके, ये आपको उदाहरण लिख देना है। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए सवैया मदगंध सवैया पूछता है तो फिर आपको ये परिभाषा लिखनी है, फिर ये उदाहरण लिखना है। ओके, आई होप समझ चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर इसके नेक्स्ट आपको याद करना है दुर्मिल सवैया। ओके, दुर्मिल सवैया देख लेते हैं, ये आपका सवैया की पार्ट है। ओके, दुर्मिल सवैया के हर चरण में क्या है 8 सगण पाए जाते हैं, 8 सगण पाए जाते हैं। वर्ण संख्या 24 मानी जाती है, इसमें मतलब इसके प्रत्येक चरण में क्या है 24 वर्ण होते हैं। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा है यहाँ, इसका दूसरा नाम क्या है चंद्रकला भी होता है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है, तो चंद्रकला है। ओके, ये आपका हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है दुर्मिल सवैया का, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके अनुरूप कहे जिसको वह कौन सुदेश समुन्न है, समझे सुरलोक समान इसे उनका अनुमान असंगत है, कभी कोविद वृद्ध बखान रहे सबका अनुभूत यही मत है, उपमान विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत है। ओके, तो ये आपका हो जाता है दुर्मिल सवैया। इस प्रकार से सवैया कंप्लीट हो जाता है। पेपर में अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है, मैं एक बार फिर आपको रिपीट करा देता हूँ कि सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। तो आपको सवैया छंद की मैं आपको परिभाषा आपको ये बता दिया है, तो ये आपको लिख देना है। उदाहरण कोई भी लिख दीजिए, चाहे ये वाला लिख दें और चाहे आपके दुर्मिल वाला लिख दें। ओके, तो चल जाएगा। लेकिन अगर पेपर में केवल लिख के आता है दुर्मिल सवैया की परिभाषा उदाहरण, तो फिर आपको यही परिभाषा ये उदाहरण आपको लिख देना। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से आपको मदगंध सवैया में करना है, याद कर लीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम रुबाइया छंद। ओके, ये सबसे आसान है आपका रुबाइया छंद। क्या है, उर्दू और फारसी का एक छंद है या लेखन शैली है, ये आपको परिभाषा में लिखना है। ओके, कि उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें क्या 4 पंक्तियां होती हैं, इसकी पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। बस केवल इसकी इतनी ही क्या है परिभाषा है। क्या है कि इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, पहली दूसरी चौथी जो पंक्ति होती है उसमें तुक मिलाया जाता है, वो आपको कहलाता है रुबाइयां छंद। की उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है, और ये आपके चैप्टर भी है, आपकी कक्षा 12वीं जो चैप्टर है रुबाइयां वाला, फिर गोरखपुरी वाला। ओके, उसी में ये परिभाषा दी हुई है। साथ ही आपको जो एग्जाम्पल उदाहरण लिया है उसी चैप्टर से मैंने उठाया है। क्या है उदाहरण, क्या है आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, रह रहकर हवा में जो लोका देता, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ओके, ये आपका हो जाता है रुबाइयां छंद। ओके, यहाँ आप देखिए जो पहली पंक्ति है, ओके, मतलब खड़ी भरी, और ये आपकी चौथी पंक्ति हंसी। देखिए इस सब में क्या है, ये आपकी आ रही मात्रा। ओके, तो ये पहली दूसरी और चौथी में क्या है देखिए तुक है। ओके, तो ये आपकी पहचान है रुबाइयां छंद की, कंप्लीट हो जाता है।
इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको क्या कंप्लीट छंद बता दी, 4 छंद, चारों आपको छंद तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अभी तक दोस्तों हमने हिंदी के कोर्स को ज्वाइन किया, जल्दी आप हिंदी के कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, 2-3 दिन का टाइम रह गया है, कंप्लीट हमें क्या है हिंदी की तैयारी आपको इसमें हो जाएगी। खास बात रहेगी बहुत ज्यादा समय बचेगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन तो रहेगा ही। तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए 90 39 53 44 79 दी गई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। और फीस केवल में क्या है 50% ऑफ कर 249 रुपए की, केवल 125, मतलब एक कॉपी की कीमत में कर दिया है, जो नॉर्मल स्टूडेंट आप क्या है अफोर्ड कर सके। तो अभी ज्वाइन करने के लिए क्या है दी गई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, मतलब पूरे आपको कक्षा 12वीं का पूरा हिंदी मटेरियल मतलब आपको 125 में दिया जा रहा है। अब आगे हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे शब्द गुण, हमारा टॉपिक आ जाता है शब्द गुण को पढ़ लेते हैं। एक ही वीडियो में कंप्लीट अपनी तैयारी हो जाएगी, पार्ट एक वाली देख लीजिएगा तो काप बोध पूरा आपका निपट जाएगा। ओके, शब्द गुण देख लेते हैं। शब्द गुण की परिभाषा क्या आपको लिखनी है, अगर पेपर में पूछा जाता है शब्द गुण की परिभाषा और कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ये लिखना है। ओके, क्या लिखना है, शब्द गुण क्या है, जिस तरह का वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म होते हैं, मतलब मनुष्य की आत्मा के धर्म क्या होता है, वीरता, उदारता, दया, ये सब होते हैं किसके, मनुष्य की आत्मा के धर्म। उसी प्रकार क्या है माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि क्या है रस के धर्म होते हैं। ये अपने क्या है थोड़ा जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझाने के लिए लिख सकते हो। ये आप थोड़ा बेहतरीन लाइन आपकी लगने लगी तो आपको ये बता देना है। अब मेन परिभाषा क्या है शब्द गुण की, कि जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है उन्हें क्या है शब्द गुण कहते हैं। केवल इतनी परिभाषा याद कर लेनी है, ये से भी आप लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए। ओके, अच्छा लगने लगता है इससे। बाकी ये आपका शब्द गुण क्या है 3 प्रकार के होते हैं, माधुर, ओज, प्रसाद, ये आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन। ओके, और ये पूछ भी लिया जाता है शब्द गुण कैसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको लिख देना। ओके, ये आपको हो जाता है। फिर आप देख लेते हैं, अब हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, माधुर गुण को डिटेल से, ओज गुण को डिटेल से, प्रसाद गुण को, क्योंकि ये भी आ जाते हैं पेपर में। अब माधुर गुण से संबंधित क्वेश्चन आएगा, माधुर गुण की परिभाषा लिखिए और एग्जांपल लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं माधुर गुण किसे कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा मैंने दी हुई है, पढ़ते ही याद हो जाएगी आपको। ओके, कि जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से मन पुलकित हो जाए, मतलब मन आनंद से उठ जाए। ओके, मन पुलकित हो उठे और कानों को क्या है मधुर प्रतीत हो, नाम है माधुर्य गुण, मतलब कानों को मधुर लगे, मतलब कानों को अच्छा लगे जो लाइन है। ओके, वो वहां होता है आपका माधुर्य गुण। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से मन पुलकित हो उठे और कानों को मधुर प्रतीत हो, वहां क्या है माधुर गुण होता है। ओके, उदाहरण के लिए सबसे आसान मैंने लिया हुआ है, बीती भिवारी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नाकनी। बार बार 4-4 5-5 बोलिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, बार बार खाते पीते नहाते मैं बता चुका हूँ, एक ही तरीका, ऐसा नहीं आपको जब आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ना नहीं कहलाता, बार बार आप क्या है कोई काम कर रहे हैं तो भी आप क्या मन में से बार बार पढ़ सकते हैं। तब इसी प्रकार से आपको उदाहरण तैयार करने हैं, चाहे वो छंद के हो, चाहे वो अलंकार के हो, चाहे आपके गुण के हो। सबके उदाहरण आपको क्या बार बार रिपीट करना है, तभी आपके हो पाएंगे। ओके, साथ ही लिखकर प्रैक्टिस करते जाइएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा आपका ओज गुण। तो ओज गुण की परिभाषा क्या होगी, जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से चित्त में उत्तेजना वृत्ति जागृत हो जाए, वहां आपका ओज वह रचना क्या है ओज गुण संपन्न होती है, मतलब जिसमें आपको ओज मतलब जोश, ओज मतलब जोश। ओके, मतलब जिसको आपको पढ़ने से जोश उत्पन्न हो जाए। ओके, सुनने पढ़ने से चित्त में उत्तेजना वृत्ति जागृत हो जाए, वहां आपका क्या है ओज गुण संपन्न कविता होती है। ओके, ये रचना होती है। उदाहरण आपको याद होगा, जिसमें आपको बीर रस में भी यही याद कराया था, इसे याद कर लीजिए, बीर रस में भी है और ओज गुण में अक्सर आपको क्या 90% स्टूडेंट को याद होगी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओके, तो ये बीर रस की भी आपको उदाहरण हो जाता है और यही आपका ओज गुण का भी है। ओके, प्रसाद गुण देख लेते हैं। प्रसाद गुण क्या है, जिस रचना को सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो, हृदय क्या है प्रभावित हो, बुद्धि निर्मल बने, मन खिल उठे, उसमें क्या है प्रसाद गुण होता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो देख रहे हैं जितना आसान उदाहरण आपको ला सकता है, तो वही मैं आपको एकदम सिलेक्टेड करके ला रहा हूँ। मैं कई सारे उदाहरण पढ़ता हूँ, जब जो मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट को याद होंगे पहले से, वही मैं आपको ला रहा हूँ। ये भी आपको याद होगा, ये भी याद होगा। अब एक दो याद नहीं तो आप मेहनत कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। ओके, शब्द शक्ति की पहले परिभाषा देख लेते हैं और शब्द शक्ति के क्वेश्चन में इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आएगा, शब्द शक्ति से आप क्या समझते हैं, या शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए और उसके क्या है प्रकार बताइए। तो क्या है शब्द शक्ति कैसे कहते हैं, शब्द और अर्थ के संबंध को क्या है शब्द शक्ति कहते हैं। यह संबंध ही क्या है शब्द का अर्थ व्यक्त करता है, मतलब परिभाषा केवल एक ही लाइन की है, और शब्द और जो अर्थ में जो संबंध होता है उसे हम क्या है शब्द शक्ति कहते हैं। यह संबंध ही क्या है शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। ये आपकी 2 लाइन की आपकी शब्द शक्ति की परिभाषा, देख सकते हैं कितना आसान है, केवल एक ही लाइन की परिभाषा है। शब्द और अर्थ के जो संबंध को बताता है वही क्या है आपकी शब्द शक्ति कहलाता है। ओके, ये आपकी कहलाती है, ये आपकी इस प्रकार से हो जाती है। ओके, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा लक्षणा व्यंजन। ओके,
तो बिल्कुल आसान आसान आपकी एक लाइन की मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मैंने आपको तैयार किए। ओके, अभिधा शक्ति अब समझ लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आए, अभिधा शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो देख लेते हैं अभिधा शब्द शक्ति क्या कहलाती है। तो परिभाषा है शब्द और अर्थ का साक्षात अभिधा कहलाता है। मेन परिभाषा आपको यहां से है कि परंपरागत रूप से या परंपरागत रूप से प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ओके, मतलब प्रचलित है, जो मतलब पॉपुलर जो उसका अर्थ निकल रहा है वही अर्थ निकल रहा है। ओके, तो वो आपकी क्या है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे अपना घर प्यारा, अपना घर सबको प्यारा होता है। अयोध्या के राजा दशरथ थे, मतलब जो सिंपल वाले होते हैं। ओके, जिसमें कोई जिसका जो अर्थ है वही अर्थ निकल रहा है। ओके, वो आपका होता है अभिधा शक्ति। ओके, ये आपकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है कि परंपरागत रूप से प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ये आपको एग्जांपल भी दिए हुए आसान तरीके से। पहले लक्षणा शब्द शक्ति देख लेते क्या है। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, उसे क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ओके, मतलब कि अगर हम किसी शब्द वाक्य को पढ़ रहे हैं और जिसका जो अर्थ है वो अर्थ ना निकल के दूसरा अर्थ निकल रहा, वहां आपका हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे मोहन तो शेर है, तो मतलब यहाँ क्या है, मोहन शेर है, मतलब यहाँ शेर से मतलब क्या है, मोहन की बहादुरी वीरता की बात हो रही है। तो यहाँ मोहन शेर है ये बात नहीं हो रही, उसकी वीरता की बात हो रही है। तो दूसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ आपकी लक्षणा हो जाती है। जैसे वही लड़का गधा है, तो यहाँ गधा की बात नहीं हो रही, मूर्खता की बात हो रही है, तो दूसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए आपकी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है, ये आपका एग्जांपल हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं व्यंजना शब्द शक्ति देख ली। तो व्यंजना शब्द शक्ति में क्या है, जब अभिधा और लक्षणा के अर्थ के जब अभिधा और लक्षणा से अर्थ व्यक्त नहीं होता तब व्यंजना शब्द शक्ति की सहायता से व्यंग्यार्थ निकलता है। मतलब व्यंजना शब्द शक्ति का यूज कब किया जाता है, जब ना तो जब अभिधा शब्द शक्ति से काम ना चले, ना ही लक्षणा से, मतलब ये दोनों उपयोग ना हो, तब आपके क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति का यूज होता है। वही इसमें आपका दिया हुआ। ओके, अब उदाहरण आपको क्या लिखना है, घर में गंगा है, ये है आपका घर में गंगा है। इसका मतलब क्या हुआ, घर में गंगा है में गंगा के समान घर की पवित्रता को प्रकट होती है। ये आपका हो जाता है व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, जो मैंने लिखा है एकदम एज इट इज आप क्या है, ज्यादा समझिए, एकदम रट लीजिएगा, वही आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, पेपर में किसी बार से कुछ भी पूछ सकता है कि व्यंजना शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण लिखिए, या आपका क्या है ओजगुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से आपके क्या है क्वेश्चन आपके रहते हैं। ओके, तो परिभाषा उदाहरण आपके आते हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, आपका बिंब विधान वाला भी एक टॉपिक है, तो इसे भी हम थोड़ा इसे समझ लेते हैं कि बिंब विधान वाले टॉपिक को किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो इसे भी हम थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। इसे अगर पूछा, बहुत ही कम आता है, अभी तक आया नहीं है, अगर आता भी है तो उसकी परिभाषा उदाहरण ही रहने वाला है या भेद रहेंगे। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार परिभाषा, ये इसकी परिभाषा ये दी हुई है। तो देख लेते हैं बिंब की परिभाषा क्या है। बिंब शब्द अंग्रेजी में इमेज का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के सटीक बिंब योजना होती है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बस केवल इतना आपको याद कर लेना है। ये आपकी बिंब का क्या है, बिंब क्या है, ये बिंब की परिभाषा आपका तैयार हो जाता है। ओके, अब देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है बिंब के भेद बताइए। बिंब के 3 भेद होते हैं, इंद्रिय बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। ये आपका हो जाता है। ओके, तो ये आपको तीनों तैयार कर लीजिएगा, एक एक इनके एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा। बिंब के भेद और उसके एग्जाम्पल एक एक याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है बिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो बिंब क्या है आपके कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आपके दिए हुए हैं 4 प्रकार के होते हैं। बिंब कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। भाषा के में बिंब 4 प्रकार के होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। ओके, तो ये आपको याद करना है। बिंब के आपको परिभाषा तैयार कर लेना, बिंब के प्रकार, बिंब के भेद, बस इसी टाइप का फिर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, बाकी ये भी आपका दिया है प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार लिखिए, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। तो मैंने आपको बता दिया किस किस टाइप को आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके काव्य के आपके जितने भी टॉपिक थे, आप देख सकते हैं पूरे टॉपिक A to Z मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। पार्ट 1 वाली वीडियो देखिएगा, तो वहां से आप रस और क्या है अब काव्य के भेद तैयार कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको सभी कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, आगे हम वीडियो में देखेंगे भाषा बोध सीखेंगे। ओके, आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप क्या है बेझिझक होकर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।